अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक और एडवांस एसईओ के इस कोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग किस तरह से आप कर सकते हो। एक ऐसा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल आप किस तरह से लिख सकते हो जिसके अगेंस्ट आप मैक्सिमम ट्रैफिक को गेन कर सको, जिससे ना सिर्फ आपकी अपनी वेबसाइट बल्कि आपकी क्लाइंट की वेबसाइट जिसको आप मोनेटाइज करवा सको। वेबसाइट मोनेटाइजेशन के साथ साथ आप अपना ब्लॉगर अकाउंट भी मोनेटाइज करवा सकते हैं, जो कि किसी भी वेबसाइट से जल्दी जो है वो ब्लॉगर मोनेटाइज हो जाता है क्योंकि वो गूगल की अपनी प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ इस स्किल को मिनिमम आप 60 से $70 में फेसबुक के ऊपर, फाइवर के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन जो है वो सेल कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपके क्लाइंट का ऑलरेडी कंटेंट पड़ा हुआ है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, ब्लॉगर के ऊपर, ई कॉमर्स साइट के ऊपर, आप उसको भी ये सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके। तो इन सारी की सारी चीज़ों को मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और आज के बाद आप ऐसी कोई सी भी वीडियो नहीं देखेंगे जो कि आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके तमाम तरह कॉन्सेप्ट जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने समझाया है आपको। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको हमेशा ही की तरह रिकमेंड करूंगा कि नुमान मलिक के इस चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कौन सा आपके पैसे लगते हैं और ये कोर्स पर्टिकुलरली आपके लिए है ताकि आप भी ऑनलाइन अर्निंग जो है वो कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप गाइस जानते हैं कि कोई सी भी जब मैं स्किल सिखाता हूं तो मैं सबसे पहले फाइबर के ऊपर उसकी डिमांड दिखा देता हूं ताकि उस पर्टिकुलरली स्किल में आप भी अपनी सर्विसेज जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर सकें। ये जस्ट फाइबर की ही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइबर के ऊपर इसकी 57,000 से भी ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये सारे के सारे लोग जो कि पूरी दुनिया से हैं, ये जस्ट कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं और बेस्ड ऑन के स्किल ही इतनी वैल्यूएबल है। इस लिहाज से इसकी सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा हैं और सर्विसेज के साथ साथ काम भी इसका बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट टैब में यहाँ पर लिखेंगे स्किल सेलिंग, कंटेंट राइटिंग स्किल सेलिंग प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट, तो आपको यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट जो है वो मिल जाएंगी जहाँ पर कंटेंट राइटिंग का जो है वो काम सेल आउट होता है। तो आप इन साइट्स के ऊपर भी जाके कंटेंट राइटिंग को सेल आउट कर सकते हैं। ना सिर्फ आप अपने क्लाइंट का काम करें बल्कि अपना एक ब्लॉगर अकाउंट बनाएं या वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर कंटेंट राइटिंग करें। सिर्फ एक नीच चूज़ करनी होती है। नीच चूज़ करने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर बहुत सारी नीचेस हैं। कोई से भी नीच सेलेक्ट कर लें जो कि हाई डिमांडिंग, प्रॉफिटेबल है, जिसमें सीपीसी अच्छा मिलता है, तो उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दें। तो खैर हम बात कर रहे थे कि कंटेंट राइटिंग किस तरह से की जाती है, तो मूव करते हैं यहाँ पर ताकि आपको असल में समझ आ जाएगा किस तरह से कंटेंट राइटिंग की जाती है। तो गाइस, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग लिखने से पहले मैं कुछ ऐसे आपको एसईओ फैक्टर्स बताता चलूँ जो कि गूगल के एल्गोरिदम के एन मुताबिक हैं और जो कि गूगल आपको रिकमेंड करता है ताकि आप इन फैक्टर को यूज़ करते हुए मैक्सिमम ट्रैफिक को जो है वो गेन कर सकें। तो ऐसे फैक्टर्स पर अमल करना लाजमी है। सबसे जो पहली टिप है वो ये है कि ट्राई टू राइट लॉन्ग कंटेंट 1500 टू 2000 वर्ड्स। तो गूगल रिकमेंडेशन और एल्गोरिदम्स के मुताबिक 1500 टू 2000 वर्ड्स यही रिकमेंड किए जाते हैं। आप अपने आर्टिकल की लेंथ को 2000 वर्ड्स से 6000 वर्ड्स की लेंथ तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन वो कंटेंट टू कंटेंट वेरी करता है। और जितना ज़्यादा लॉन्गर कंटेंट होगा तो गूगल को उसकी रेलिवेंसी ट्रैक करने में आसानी होगी। जैसा कि रिसर्च प्रोजेक्ट में होता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है तो गूगल आसानी से ट्रैक कर लेता है उसकी रेलिवेंसी को और ज़ाहिर बात है उसको रैंक भी करता है। लेकिन अगर तो आपका ई कॉमर्स स्टोर है और उसकी आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करने जा रहे हैं तो प्रोडक्ट्स की जो डिस्क्रिप्शन आपने देनी है वो 100 से 150 वर्ड्स तक देनी है। जैसे कि आप दराज के ऊपर देख सकते हैं या अमेज़ोन की कोई प्रोडक्ट जो सेल आउट हो रही है उसको आप देख सकते हैं। उसकी प्रोडक्ट की जो लेंथ होती है उसके लिए जो कंटेंट लिखा जाता है वो इतना ही होता है। तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट ये है कि लॉन्गर कंटेंट जो भी होगा
गूगल उसकी रेलिवेंसी जो है वो उतनी ही जल्दी जो है वो ट्रैक करता है, क्योंकि वो मैक्सिमम वर्ड अपने अंदर ग्रैब कर रहा होता है। नेक्स्ट राइटिंग टिप ये है कि जब भी आपने कोई सा भी कंटेंट अपनी नीश से रिलेटेड या जो आपने फाइनलाइज्ड कीवर्ड चूज़ किए हैं जिसमें आप रैंक होना चाहते हो, तो उसके अगेंस्ट आपने जस्ट उसको गूगल करना है, ताकि आप अपने कंपेटिटर्स को देख लो कि उन्होंने किस तरह का कंटेंट राइट किया है और मैं किस तरह उनसे अच्छा कंटेंट गूगल के ऊपर राइट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरा ब्लॉग वर्डप्रेस के ऊपर है और मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सिखा। तो यहाँ पर ये जितनी भी साइट्स आपको नज़र आ रही हैं ये सारे के सारे मेरे कंपेटिटर्स हैं। तो इन कंपेटिटर्स की साइट को मैं जो है इस तरह से नेक्स्ट टैब में जो है वो ओपन करूँगा और ओपन करके इनके कंटेंट को देखूँगा, और कंटेंट को देखने के साथ साथ मैं ये जज करूँगा कि इनके कंटेंट की लेंथ क्या है और इन्होंने किस तरह से अपने कंटेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके साथ ही आपने जो कंटेंट राइटिंग करनी है आपने हमेशा यूज़र के एंगल या विजिटर के एंगल से देखना है और इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि आप अपने जो ब्लॉग के अंदर उसके मैक्सिमम कीवर्ड्स को ग्रैब कर सको और ग्रैब करने के साथ साथ बेहतर अंदाज में उसकी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे ये जितने भी टॉप साइट्स के ऊपर रिज़ल्ट आ रहे हैं ये आपको 100% सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इन्होंने यूज़र के हर एंगल से जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम वर्डप्रेस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा स्किल सेट बनाओ, ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसी कंटेंट राइटिंग करो जिससे विजिटर का इंटेंट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर यूज़र सेटिस्फाई हो गया तो ज़ाहिरी बात है आपकी साइट भी रैंक हो जाएगी। तो गूगल क्या कहता है कि साइट मेरे लिए ना बनाओ, साइट लोगों के लिए बनाओ, लोगों को सर्व करने के लिए बनाओ। इसलिए हमें यूज़र का, विजिटर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसे आइडियाज़ भी हैं जिनको हम देख के खुद से कंटेंट राइटिंग जो है वो कर सकते हैं, इवन कि हमारे पास कोई भी आइडिया हमारे जहन में ना हो। आपने सिंपल एग्ज़ाम में देखा होगा कि आपको हेडिंग्स पता चल जाएं तो देन आप पूरा का पूरा पेपर, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हो। तो वो भी बेसिकली एक कंटेंट राइटिंग की ही एग्जांपल है। ऐसे में अगर आपका कंटेंट ये है, आपका टॉपिक ये है, और अगर आप गूगल के डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस देख लें जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं या जिनके बारे में लोग अक्सर जो है वो पूछते हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप एंड में देखें तो एंड पे भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो शो होते होंगे जो कि गूगल की मुख्तलिफ ये सर्च बार के अंदर, सर्च इन रिज़ल्ट पेजेस के अंदर नज़र आ रहे होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जस्ट पेज के ऊपर लिखें और पेज के ऊपर लिखने के बाद इन्हीं की हेडिंग बनाएं और इन्हीं के ऊपर जो है वो कंटेंट आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आइडिया लेने के लिए आप ये एक और ये जितनी भी साइट्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो परेशान नहीं होना। ये आर्टिकल क्रिएटर है, इसके अंदर जस्ट अपना टाइटल लिखें और इसके बाद जो है वो आप कीप ओरिजिनल रहने दें और टाइटल की लैंग्वेज जो है वो चूज़ करें। तो ये ऑटोमेटिकली आपको ना उसी से रिलेटेड आर्टिकल जो है वो ब्राउज़ करके ला देगा, ये खुद से क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 आर्टिकल जो है वो शो हो चुके हैं। तो यहाँ से भी आप आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ से जस्ट आइडिया लेना है आपने, इसी कंटेंट को एज इट इज़ पेस्ट नहीं कर देना, क्योंकि गूगल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। इसके अलावा ब्लॉग टाइटल जनरेटर है, इसके ऊपर आप यहाँ पे अपने टाइटल देंगे जो भी आप लिखने जा रहे हो, तो ये उसको बहुत ही क्रियोसिटी में बना देता है, क्रियोसिटी क्रिएट कर देता है। और इसके साथ साथ जो भी ये टाइटल जनरेट आपको करके देता है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होता है। तो ऐसे आइडियाज़ के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं और कंटेंट भी राइट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे ये भी आइडिया हो जाता है कि ये मेरे मोस्ट रैंकिंग कीवर्ड्स या जो मैंने कीवर्ड रिसर्च की थी उन्हीं से ये रिलेटेड हैं। इसके अलावा ये azinearticle.com है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर निच का आर्टिकल पड़ा है, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन इट और ये हर निच के आर्टिकल्स आपको दिखा देगा। तो आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह का मैं कंटेंट लिखूँ, कौन सी उसके अंदर हेडिंग्स आएंगी, ईच एंड एवरीथिंग। तो जस्ट कॉन्सेप्ट लेना होता है और कॉन्सेप्ट के अलावा और कोई चीज़ नहीं। इसके अलावा keyword.io की एक्सटेंशन है, इसके अंदर आप जस्ट अपना कीवर्ड टाइप करके मुख्तलिफ़ किस्म की जो सर्चेज़ हैं आप गेन कर सकते हैं और गेन करने से आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा
तो यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड जो हैं उससे रिलेटेड जो है वो दिखा देगा। तो खैर ये सारी की सारी चीज़ें थी, ये कुछ आइडियाज़ थे जो कि आपसे शेयर करने थे, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई कैसे मैंने कंटेंट राइटिंग करनी है, कौन सी हेडिंग्स लेके आनी है और कंटेंट किस तरह से मैंने बनाना है। तो आई होप कि ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टिप गाइस ये है कि आप हमेशा अपनी टारगेटेड कीवर्ड्स को हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 के अंदर लगाएं। तो इस चीज़ को आप वेबसाइट के ज़रिए ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने एक आर्टिकल जो है वो ओपन किया है, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। इसको आप हमेशा हेडिंग 1 या H1 असाइन करेंगे, इसके लिए H1 को यूज़ करेंगे। और उसके बाद ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई है, और उसकी डिस्क्रिप्शन के बाद आप देख सकते हैं कि फर्दर जो है वो 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। तो 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस एक और सब हेडिंग जो है वो उसके बाद मेन हेडिंग के बाद आ जाती है। तो इसको आप H2 कहेंगे। फिर इसके बाद जो हेडिंग आ रही है जिसमें आप 20 की 20 ब्यूटीफुल प्लेसेस को डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी को आप H3 कहेंगे। जैसे ये पहली है तो पहली सवात वैली है, तो दूसरी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हंजा वैली है, इसको भी H3 कहेंगे। और इसके बाद ये थर्ड आ गई है, इसको भी आप H3 कहेंगे। और ये फोर्थ आ गई है, इसको भी आप H3 कहेंगे, क्योंकि ये सभी का लेवल जो है वो सेम है। अब बात करते हैं कि फर्दर अगर सब हेडिंग निकल आती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सवात वैली है। अब सवात वैली के नीचे ये एक विलेज की बात कर रहा है, बोयून विलेज। अब जैसा कि ऊपर जो सवात वैली थी इसको हमने H3 हेडिंग असाइन की थी, तो इसको हम आगे ये क्योंकि एक सब हेडिंग फर्दर निकल आती है तो इसको हम H4 कहेंगे। अब बोयून विलेज के आगे अगर कोई कैटेगरी निकल आती है या आगे कोई सब हेडिंग बनती है तो उसको हम H5 कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे कंदोल लेक जो है वो आ गई हैं, इसके अलावा उशू फॉरेस्ट जो है वो आ गया है, तो ये हमारा H5 बन जाता है। लेकिन जो तो ये 20 आपको नज़र आ रही हैं 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस, इसको आपने H2 असाइन किया था, लेकिन इसके नीचे जो आप 20 प्लेसेस को आप डिस्कस करने जा रहे हो उनके नेम्स जो हैं उनको आप सेम हेडिंग असाइन करोगे। सेम हेडिंग हम कौन सी असाइन कर रहे हैं? H3। और इनकी आगे H3 से आगे अगर सब हेडिंग निकल आती हैं तो उनको हम H4 कहेंगे। अब H4 से आगे फर्दर हेडिंग्स निकल आती है तो उसको हम H5 कहेंगे। इसी तरह अगर हम एंड के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, ये फाइनल थॉट्स या कंक्लूजन यहाँ पे आ गया। तो इस हेडिंग को आप H2 कहेंगे, क्योंकि ये हेडिंग का जो लेवल है वो H2 के बराबर है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखें कि ये जो हमारी हेडिंग 2 है इसके बराबर हम इसे लेवल असाइन करेंगे। तो यहाँ पे बात आती है लेवल की, तो इसीलिए तो हमने यहाँ पे कहा है स्लाइड के अंदर कि हम जो है वो H1, H2 और H3 इनके अगेंस्ट अपने टारगेटेड कीवर्ड्स जो है वो रखेंगे, क्योंकि गूगल में इनकी वेटेज जो है वो ज़्यादा होती है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को इस इमेज के ज़रिए से भी अंडरस्टैंड जो है वो कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर बात होती है लेवल्स की, क्योंकि गूगल जो है वो प्रायोरिटी साइन करता है H1, H2 और H3 को। तो H1 में भी आप जो है वो अपने मेन कीवर्ड्स रखें, H2 में भी मेन कीवर्ड्स रखें और H3 में भी अपने मेन कीवर्ड्स रखें। तो H1, H2 और H3 के गिर्द अगर आप अपने कंटेंट को रिवॉल्व करेंगे तो इससे आपकी बेहतर रैंकिंग जो है वो। अब इसी वेटेज को कॉन्सेप्ट को हम यहाँ से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं किन को जो है वो प्रायोरिटी असाइन करता हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग 1 है और हेडिंग 1 टॉप 5 ट्रेन इन पाकिस्तान, ये हेडिंग 1 असाइन कर देता हूँ। तो ये मेरी अपनी वेटेज है कि सबसे ज़्यादा गूगल इस चीज़ को प्रायोरिटी करता है H1 को, उसके बाद H2 को।
अब H2 में मैं लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ट्रेन्स जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ सारे के सारे, इसको मैं H2 कह देता हूँ। अब इसके अलावा जो फाइनल थाउट है या जो कंक्लूजन है इसको भी मैं H2 दे देता हूँ, और इसके अलावा लिस्ट ऑफ नेम को भी मैं H2 दे देता हूँ। तो अब ये क्योंकि इनका लेवल सेम है तो इनको मैंने सेम लेवल पर जो है वो हेडिंग दे दी है। अब इसके अलावा ये जो लिस्ट ऑफ नेम्स हैं, ये जितने भी आपको शो हो रहे हैं, इनका लेवल क्योंकि सेम है, क्योंकि सेम लेवल पे मैं इनको डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो इन सबको मैं H3 कह देता हूँ। अब इसके साथ अगर शालीमार से फर्दर कोई कैटेगरी निकलती है तो उसको आप H4 कहेंगे। इसके अलावा जो तेज़ गाम है, तेज़ गाम से अगर आगे फर्दर कोई कैटेगरी निकल रही है तो उसको भी आप H4 कहेंगे। और इसी तरह क्योटा एक्सप्रेस से भी अगर कोई फर्दर कैटेगरी निकल रही है तो इसको भी H4 कहेंगे। अगर H4 से आगे कोई हेडिंग बन रही है तो उनको आप H5 कहेंगे। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि हमने इसमें लेवल को देखना है, लेवल को प्रायोरिटी देनी है, और अपनी जो मेन हेडिंग्स है जिन पर हमारे यूज़र का फोकस जाता है H1, H2 और H3, इसमें हमने अपने मेन कीवर्ड्स जो है वो ऐड करते हैं जिनके गिर्द हमारी पूरी कहानी, पूरा आर्टिकल घूमता है, रिवॉल्व करता है। इसी तरह आप यहाँ पर इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं, इससे भी आप बहुत ज़्यादा आसानी से जो है वो फर्दर समझ सकते हैं। और इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि हेडिंग वाइज जो है वो हमने एक प्रायोरिटी असाइन कर दी है पूरे के पूरे आर्टिकल। इसके बाद गाइस जो बेस्ट टिप है वो ये है कि आपने अपने मेन या फोकस कीवर्ड को अपने टाइटल में और अपनी जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है उसमें एक्सप्लेन लाजमी करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा टाइटल 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान है, तो यहाँ पे देखें 20 ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें रेपिटिशन आ गई है, लेकिन एक दो वर्ड जो है वो जस्ट आगे पीछे है और ये बोल्ड भी है। तो इससे जो है हमारे थीम का जो इंटेंट है वो क्लियर होता है। तो इस तरह आपने इसको लाजमी लिखना है। तो कोशिश करें कि वो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हो या दरमियान में हो या एंड पे हो, लेकिन बार बार इसकी रेपिटिशन जो है वो आपने नहीं करनी। तो अब गाइस बात करते हैं कीवर्ड डेंसिटी की। तो कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है? अगर आपके 100 वर्ड का कंटेंट है और उसमें आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आपने उसके अंदर प्लेस किया हुआ है उस कंटेंट के अंदर, तो वो जस्ट आप एक बार जो है उसको रिपीट कर सकते हो। इसी तरह अगर आपके कंटेंट जो है वो 1000 वर्ड्स हैं तो 1000 वर्ड का अगर आप 1% लें तो वो टोटल 10 कीवर्ड्स जो है वो हो सकते हैं। इसी तरह 2000 कीवर्ड्स का अगर आप कंटेंट लें और उसके अंदर आप अगर प्राइमरी कीवर्ड्स अगर आप अपने देखें तो 120 टाइम्स जो है वो अपने आप कीवर्ड्स को रिपीट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये होता है कि कीवर्ड डेंसिटी ओवर द 100% शुड बी 1 और 2% मैक्सिमम। इससे ज़्यादा बार अगर आप रिपीट करेंगे अपने कंटेंट में अपने ख़ास कीवर्ड्स को तो गूगल ऐसे सोचेगा कि आप किसी पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर फोकस डाल रहे हो। मीन्स टू से कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो अगर मेरे 100 वर्ड का कंटेंट है तो मैं जस्ट इसको एक बार रिपीट करूँगा। अगर मेरा 1000 वर्ड का कंटेंट है तो पूरे कंटेंट में मैं इसको 10 बार जो है वो रिपीट करूँगा। अगर 2000 वर्ड का मेरा कंटेंट है तो 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस को मैं 20 बार जो है वो रिपीट कर सकता हूँ। तो ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। तो प्राइमरी कीवर्ड के ही अगेंस्ट हमने एसईओ कीवर्ड रिसर्च की थी। और दूसरी बात ये इस तरह से आपने रिपीट करना है कि गूगल को ये पता ना चले। इस तरह से आपने इसको एम्बेड करना है कि ये आर्टिफिशियली ना लगे बल्कि नेचुरली लगे, कि इस तरह से फील ही ना हो गूगल को कि ये आपका कंटेंट बार बार ओवर ऑप्टिमाइज हो रहा है या आप कुछ कीवर्ड्स को 1 से 2% से ज़्यादा बार उसको रिपीट कर रहे हो। तो इससे कीवर्ड डेंसिटी बढ़ती है जो कि अच्छी नहीं होते, जिससे आप आर्जी तौर पर तो रैंक हो जाते हो लेकिन उसमें के बाद आप हमेशा के लिए डी रैंक हो जाते हो क्योंकि आपने अपने कंटेंट को ओवर ऑप्टिमाइज किया हो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर आपके टोटल 100 वर्ड्स हों तो 100 वर्ड्स में आप उसका 1 से 2% जो है वो अपने प्राइमरी कीवर्ड को रिपीट कर सकते हैं।
इसके बाद आप ज़्यादा बार उसको रिपीट नहीं कर सकते। ज़्यादा बार करेंगे तो कंटेंट ओवर ऑप्टिमाइज हो जाएगा और उसकी रैंकिंग ज़्यादा हो जाएगी। रैंकिंग ज़्यादा होगी तो वो गूगल के एल्गोरिदम के मुताबिक डी रैंक हो जाएगा, क्योंकि वो कंटेंट उसमें कीवर्ड डेंसिटी ज़्यादा की हुई है और कीवर्ड डेंसिटी आपको डी रैंक कर देगी। कीवर्ड डेंसिटी को चेक करने के लिए smallseotools.com ये एक टूल है, ये भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर आएँ और यहाँ पे आप अपना कंटेंट पेस्ट करें। तो यहाँ पे मैं चेक डेंसिटी के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो दिखा रहा है कि ये 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम एंड सो ऑन। इसके अलावा भी एक टूल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं scoreviewtool.com और यहाँ पर आएँ, यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे कंटेंट अपना पेस्ट करें। कंटेंट की लेंथ थोड़ी कम कर लें ताकि कोई लिमिट अलाउ ना हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएँ और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे परफॉर्म चेक के ऊपर क्लिक करें। तो ये फौरी से आपको डेंसिटी चेक करके बता देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेंसिटी 4.47 है पाकिस्तान कीवर्ड की। ये 1 कीवर्ड की भी बता देता है, 2 कीवर्ड की भी बता देता है, 3 कीवर्ड की भी बता देता है, 4 कीवर्ड की बता देता है। तो यहाँ पे जिनकी भी डेंसिटी ज़्यादा लिखी हुई है 1 से 2% से ज़्यादा, उसका कलर भी ये चेंज कर देगा। तो आपने इसकी जगह क्या करना है, आपने इसका सिनोनियम ऐड कर देना है इस कीवर्ड का, ताकि जो है वो उसकी कीवर्ड डेंसिटी कम हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोबाइल फ़ोन लिखा हुआ है तो आप उसको स्मार्टफोन कर दें। तो ऐसे में आप उसकी कीवर्ड डेंसिटी सिनोनियम के ज़रिए जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो टाइटल है उससे रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए जो भी आप राइट कर रहे हो, ताकि गूगल उसको रैंक कर सके। तो रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसी से वेबसाइट जो है वो रैंक हो। इसके साथ ही आप LSI ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप कीवर्ड डेंसिटी से जो है वो बच सकते हैं। यहाँ पे देखें कि मेन साइट जो है वो ओपन हो गई है lsigraph.com। यहाँ पर जस्ट आपने अपना कीवर्ड एंटर करना है और जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये उसी हमारे टाइटल को रीअरेंज कर देगा और डिफरेंट क्यूरीज जो है वो इसकी बना देगा। और इसमें बेनिफिट हमें ये होगा कि हम अपने कीवर्ड्स को रिपीट कर देते हैं, लेकिन इससे कीवर्ड डेंसिटी जो है वो नहीं बनती, क्योंकि ये कीवर्ड्स को शफल ही इस तरह से करता है। तो आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद गाइस बात करते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग की। तो कोई एक आधा आपकी वेबसाइट में एक्सटर्नल लिंक भी हो, और एक्सटर्नल लिंक को हमेशा आपने न्यू पेज के ऊपर रखना है। और एक्सटर्नल लिंक रेफ़र कर रहा हो किसी हैवी साइट को, वो साइट कोई अच्छी साइट होनी चाहिए। जिस तरह से अगर आप फाइवर की बात कर रहे हैं तो फाइवर का आप लिंक दे दें, विकीपीडिया की बात कर रहे हैं तो विकीपीडिया का आप लिंक दे दें। इससे होता क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल साइट का जो है आप वोट गेन कर रहे होते हैं, और एक्सटर्नल कोई भी बड़ी साइट का जब आप ऐसे रेफरेंस दे रहे होते हो, उसका लिंक दे रहा होते हो, तो उससे आपको वेटेज मिलती है। इसी तरह आप इंटरनल लिंक भी जो है वो लगा सकते हैं। इंटरनल लिंक में जो आपने ऑलरेडी कंटेंट पब्लिश किया है उसी आर्टिकल का आप लिंक उसके अंदर दोगे, वो भी आप इसी तरह से नेचुरल वे में एम्बेड करोगे कि वो महसूस नहीं होगा, फील नहीं होगा। तो आपने उसको भी इंटरनल लिंक जो है वो करना है। इंटरनल लिंकिंग में आप हाइपर लिंक लगा देते हो, तो उसमें कोई से आपका अगर 2000 वर्ड का आर्टिकल है, कोई से 3-4 आप इंटरनल लिंक लगा सकते हो जो कि आपके ऑलरेडी पब्लिश आर्टिकल हैं उनके साथ जो है वो लिंक करेगा, ठीक है, ताकि बाकी कंटेंट भी आपका रैंक हो जाएगा और आप वेबसाइट के ऊपर आपका जो विजिटर है वो आपका बाउंस रेट जो है उसको कम करने में मदद देगा, और आपके आर्टिकल्स, आपका कंटेंट और जितना भी साइट के ऊपर पड़ा हुआ है जो कि मोस्ट रेलिवेंट है उसमें भी हेल्प करेगा कि आपकी वेबसाइट ग्रो कर जाए। इसके अलावा अगर वीडियोस हों तो वीडियोस भी आप 1-2 जो है वो ऐड कर सकते हैं, उनके लिंक्स जो कि मोस्ट रेलिवेंट हो। इससे आपकी जो वॉच टाइम है वो भी यूट्यूब का बढ़ेगा और कंटेंट वो इटसेल्फ काम में लाएगा।
इसके अलावा आप पिक्चर्स आप दे सकते हैं, पिक्चर के साथ साथ आप कंटेंट में क्यूरियोसिटी क्रिएट करें और एंड के अंदर जो है वो लोगों को शेयर का कहें कि कंटेंट अगर हमारा पसंद आया है या अगर आपकी कोई ओपिनियन है इसके बारे में तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, या क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। और जो हमारा स्टार्ट वाला जो पैराग्राफ हो जो कि इनिशियल में हम बनाते हैं, उस पैराग्राफ के अंदर भी ऐसी क्यूरियोसिटी हो कि आप खुद से सवाल कर रहे हो और ख़ुद से उसके आंसर जो है वो कर रहे हो। गूगल जो है वो कंटेंट के बारे में बहुत ज़्यादा हंगरी है। गूगल कहता है मेरे लिए कंटेंट बनाओ और बनाते जाओ, तो आपने उसके लिए अच्छा सा कंटेंट बनाना है और वो कंटेंट आपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाना है। तो देखें, चाहे तो आप पेड मार्केटिंग कर लें, चाहे तो आप ऑर्गेनिकली एसईओ कर लें, लेकिन कहने का मतलब है कि कंटेंट में जान होनी चाहिए। कंटेंट ऐसा हो कि लोग कहें कि पढ़ते ही मज़ा आ गया जी, कमाल का कंटेंट था। तो ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो कि यूज़र को फैसिलिटेट करे। तो इस तरह का कंटेंट बनाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। और एसईओ के अंदर जस्ट ये आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर ही रैंक नहीं करते। एसईओ के अंदर जो आपने अपना स्पेशल टारगेट कीवर्ड लिया है उससे रिलेटेड जो आपने ओवरऑल कंटेंट बनाया है, उस सारे के सारे कंटेंट को, उस सारे के सारे कीवर्ड जो कि मोस्ट रेलिवेंट होते हैं आपके, जो आपने मेन कीवर्ड लिया है, उसके भी यहाँ पे आपके पूरे कंटेंट के अंदर से जो इतने सारे कीवर्ड्स होते हैं आप उनको भी इसके साथ रैंक करवा रहे होते हो। तो ये मेन चीज़ रेलिवेंसी ही होती है। तो एक टाइटल से हम पूरी की पूरी रेलिवेंसी जो है उस कंटेंट की, जो कि 2000 लेंथ का है, 4000 वर्ड्स की लेंथ का है, उसकी गेन कर रहे होते हैं। और ये ओवरऑल कंटेंट हमें रेलिवेंसी बेस के ऊपर रैंक करवा रहा होता है। तो आई होप कि ये सारा कुछ आपने अच्छे से समझ। तो अगेन रिकैप मैं आपको इसका दे देता हूँ। रिकैप में जस्ट मैं ये बताता हूँ आपको कि एक नॉर्मल एसईओ और एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पहले आप प्राइमरी कीवर्ड अपने रिसर्च करते हो, उसी की बेस पर आप जो है वो कंटेंट राइटिंग करते हो उसी के निच के ऊपर, और आप कोशिश करते हो कि जो आपने कीवर्ड रिसर्च से जो कंटेंट लिया है वही आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने कंटेंट में लेके आओ। उन्हीं कीवर्ड्स को आप एम्बेड करो। एम्बेड करने के साथ साथ ये जितने टूल्स टिप्स आपको बताए हैं इन सभी को यूज़ करके एक अच्छी सी कंटेंट राइटिंग आप कर सकें। तो अगर गाइज़ आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।